अक्सर जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ये बस एक तस्वीर लगती है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये नक्शा जैसा आज है वैसा बना कैसे? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, संघर्ष की, बलिदानों की और ढेर सारी पॉलिटिक्स की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये नक्शा बना कैसे? और ये सिर्फ जमीन की लकीरों का सवाल नहीं है, ये सवाल है पहचान का, एकता का। सोचिए, आजादी के बाद बिखरे हुए सैकड़ों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक देश का नक्शा बनाना, ये कैसे हुआ होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, पता है क्या? 550 से भी ज्यादा अलग अलग रियासतें, मतलब छोटे बड़े राज्य, और इन सबको एक साथ लाकर एक देश बनाना था। ये काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। खैर, अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, वो खुशी खुशी भारत में शामिल हो गईं। लेकिन 3 जगह ऐसी थीं जहां मामला अटक गया: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, इसने तो नए नए आज़ाद हुए देश के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया था। तो अब इन 3 मुश्किलों से निपटने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाए गए। जूनागढ़ में सरकार ने लोगों से ही पूछ लिया, मतलब एक जनमत संग्रह करवाया। हैदराबाद में बात नहीं बनी तो वहां मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और जम्मू कश्मीर की कहानी तो और भी अलग है। वहां के महाराजा ने तब विलय पत्र पर साइन किए जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो गया। अच्छा, तो अब जब सारी रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं, तो अगला सवाल था कि इतने बड़े देश को संभाला कैसे जाए। तो शुरुआत में एक टेम्परेरी सिस्टम बनाया गया, मतलब बस काम चलाने के लिए। पर यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, और ये बात जल्दी ही साफ हो गई। तो किया ये गया कि पूरे देश को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, पार्ट ए, बी, सी और डी। ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुगाड़ था, मतलब कौन सा इलाका कैसे कंट्रोल होगा, बस उसी के लिए। इसमें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि लोग कौन सी भाषा बोलते हैं या उनका कल्चर क्या है। और बस यहीं से आगे आने वाले एक बड़े तूफान की नींव रखी जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। देश के अलग अलग हिस्सों से एक जोरदार आवाज उठने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंटवारा नहीं चाहिए। राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर बननी चाहिए, हमारी संस्कृति के आधार पर बननी चाहिए। अब देखिए, शुरू में सरकार को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अगर भाषा के आधार पर देश को बांटा तो शायद एकता ही खतरे में पड़ जाए। इसीलिए 1948 और 1949 दोनों साल बनी कमेटियों ने इस मांग को खारिज कर दिया। लेकिन पब्लिक की आवाज दबने वाली नहीं थी। ये आंदोलन तो और भी मजबूत होता चला गया। और फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो बहुत दुखद था, लेकिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स थे, पोटी श्रीरामुलु। वो तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य चाहते थे, और अपनी इस मांग के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूरे 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने एक ऐसी आग लगा दी कि सरकार के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसी घटना का नतीजा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो 1956 में पास हुआ। ये एक ऐतिहासिक कानून था। इसने उस पुराने पार्ट ए, बी, सी, डी वाले सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भाषा के आधार पर भारत के नक्शे को फिर से बनाया। कह सकते हैं कि यहीं से मॉडर्न इंडिया के मैप की असली बुनियाद रखी गई। तो इस नए कानून के हिसाब से भारत में बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यह सिस्टम पहले वाले से कहीं बेहतर था, क्योंकि इसमें लोगों की भाषा और संस्कृति का सम्मान किया गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। देखिए, 1956 में जो नक्शा बना वो फाइनल नहीं था। उसके बाद भी भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा। क्यों? क्योंकि समय के साथ नई नई मांगें उठती रहीं, नई पहचानें सामने आती रहीं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब का पुनर्गठन। उस समय एक बड़ा इलाका था जिसे पेप्सू कहते थे, यानी पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। इसे भाषा के आधार पर फिर से बांटा गया, और इसी बंटवारे से निकले आज के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जो हिंदी बोलने वालों का राज्य बना, और पंजाब जो पंजाबी बोलने वालों का राज्य बना, और चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जरा सोचिए, सफर कहां से कहां आ गया। 1956 में थे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, और आज हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। ये नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि इतने सालों में भारत की पॉलिटिक्स, यहाँ के लोग, यहाँ की ज़रूरतें, सब कुछ कितना बदल गया है।
और ये बदलाव का सिलसिला रुका नहीं है, ये आज भी चल रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदला गया, उसे फिर से बांटा गया, और दूसरी तरफ दमन और दीव को दादरा और नगर हवेली के साथ मिला दिया गया। मतलब नक्शा अभी भी बदल रहा है। तो ये थी कहानी हमारे भारत के नक्शे की। एक ऐसा नक्शा जिसे कभी प्रशासनिक जरूरतों ने बनाया, तो कभी भाषा और संस्कृति की पहचान ने। ये कहानी हमें बताती है कि नक्शे पर खींची गई लकीरें सिर्फ लकीरें नहीं होती, वो लोगों के सपनों, उनकी उम्मीदों का आईना होती हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भारत का नक्शा हमेशा ऐसा ही रहेगा, या भविष्य में लोगों की नई उम्मीदें इसे कोई नया आकार देंगी?